डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस में, लाइन इंटीग्रल एंड देयर आफ्टर सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल भी पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग वॉल्यूम के बेसिस पे ग्रीन थ्योरम भी पढ़ेंगे और स्टोक्स थ्योरम भी पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वह सेपरेट लेक्चर में लेंगे क्योंकि लेक्चर हो जाता है काफ़ी बड़ा। सबसे पहले हम लोग समझें इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर क्या है? अब आपको हमने बताया है कि जो भी इंटीग्रेशन का जो आपका बेसिक कैलकुलस का है, कौन सा, ऑर्डिनरी कैलकुलस की बात करें, वही रूल यहाँ भी फॉलो होता है। ठीक है, अब ये हमने इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर यहाँ पर बताए थे। तो सिंपल देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए कि दो वेक्टर्स एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी। ठीक है, अब डी जी ऑफ टी अपन डी टी इक्वल टू, यदि इसका डिफ्रेंसिएशन जी का डिफ्रेंसिएशन एफ है तो एफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, जी होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद आप कांस्टेंट ऑफ डिफरेंशिएशन, अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। और इधर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा कि नहीं। तो ये सिंपल आपका थ्योरी है किस चीज का, कि किस तरह से इंटीग्रेशन किसी भी वेक्टर फंक्शन का निकालते हैं। अब उसके बाद आते हैं लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट। देखिएगा, लाइन इंटीग्रल मतलब क्या, कोई भी एक सिंपल लाइन, ठीक है ना, ये सिंपल लाइन हो गया। सिंपल लाइन कहने का मतलब क्या है आपका, कि यहाँ पर इसका शुरुआत है मान लीजिए पी नट से, ठीक है ना, और पी नट पे इसका जो है वैल्यू सपोज कीजिए कि ए है, फिर ये पी वन पे गया है, फिर पी आई माइनस वन गया, ठीक है ना, जाते जाते पी आई गया होगा, फिर पी एन माइनस वन गया, फिर पी एन गया होगा, और पी एन जो है इक्वल टू ए बी। ए से शुरू हुआ और ये लाइन पूरा का पूरा क्या है, ए बी। लाइन क्या है, ए बी, समझिएगा। और ये जो कर्व है, वो कर्व कौन सा है, कोई भी कर्व का नाम ले लीजिए, सी मान लीजिए कर्व, ठीक ना। जस्ट वी हैव कंसीडर ए कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन, ठीक ना, और वो वेक्टर फंक्शन क्या है, एफ ऑफ आर। एफ ऑफ आर, ठीक ना, क्या है, वेक्टर फंक्शन है, ठीक ना, एंड इट इज डिफाइंड at each and every point of curve C in the space. I have divided the curve C into n number of parts. That is starting from A, P0, P1, P2, P3, Pi minus 1, Pi minus 2, Pi, Pn minus 1, Pn तक हम गए हैं, ठीक ना, and it is A to B. Now let their position, let the position of peanut P1 etc etc etc, let the position vector of P0 P1 Ptc be R0 R1 etc, ठीक ना। तो यदि ये है तो यू कैन एज्यूम दैट अगेन लेट यू आई बी दी पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द आर्क, यू आई बी दी पोजीशन वेक्टर ऑफ any point on the arc Pi minus 1 to Pi, मतलब P1 to P2 मान लीजिए, यहाँ 2 रखेंगे तो P1 P2,
3 रखेंगे तो P2 मतलब किसी भी दो के बीच में हम क्या मान लिए कि पोजीशन वेक्टर क्या है, UI है। क्या है, UI एक पोजीशन वेक्टर यहाँ पर इन किसी भी दो के बीच में है। ठीक है, अब आगे बढ़े। ठीक है, अब इन सब का सम कितना होगा, ठीक है ना। तो नाउ कंसीडर द सम कंसीडर करेंगे आप, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इक्वल टू सम ऑफ F ऑफ UI, ठीक है ना, डॉट डेल्टा RI, जहाँ कि I जो है आपका 0 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक गया है, 1 तक, 0 से शुरू होकर के n तक गया है कि नहीं। और डेल्टा RI क्या है, वेयर डेल्टा RI इज नथिंग जस्ट इट इज द रेंज ऑफ 2 वेक्टर पोजीशन या पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर जब यहाँ पर तो एक तो इसको जो है डब्बा में बंद कर लीजिए, इसको डब्बा में बंद कर लीजिए, ठीक है, ताकि अपने को याद रहे। अब यहाँ पर यदि द लिमिट, इफ यू टेक लिमिट n व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n यदि इन्फिनिटी तक जाता है, सच दैट, यदि इन्फिनिटी तक जाता है तो डेल्टा RI कितना हो जाएगा, इट विल टेंड्स टू 0 प्रोवाइडेड इट एग्जिस्ट, क्योंकि n इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर हो गया ना, और डेल्टा RI में तो अब कितना डिवीजन आप करेंगे, इन्फिनाइट डिवीजन, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल, ठीक है ना। देन इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल, टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल ऑफ f ऑफ R along C, along the कर्व ऐसे लिख देते हैं C। तो दैट पॉइंट टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल, और टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल आप कैसे निकालते हैं, टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, f ऑफ R dr, ठीक है, कहाँ से, एक कांस्टेंट रख लेंगे, या इसी को आप लिख सकते हैं इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, दैट मीन्स कर्व का हम ले रहे हैं f dr बाई dt, लिख सकते हैं कि नहीं। when the path of integration is closed curve, it can be denoted by like, यहाँ लिख देते हैं, when path is closed then it can be indicated by like this, when path is closed it can be written as like this, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेंगे तब सरफेस इंटीग्रल पढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इफ f ऑफ r, यहाँ पर if f ऑफ r जो है क्या है, फंक्शन ऑफ, और i तो आएगा ही, x y z हो, ठीक है ना, प्लस j कोई दूसरा फंक्शन x y z 5y का हो, और एक तीसरा फंक्शन हो के साई लिखाए थे आई थिंक एक्स वाई जेड, इस तरह से हो, एंड डी आर क्या होगा आपका, रीजियन, डी आर क्या है, रीजियन, तो आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड होगा कि नहीं। देन व्हाट यू कैन राइट, देन आपका क्या हो जाएगा, सी एफ ऑफ आर डी आर
एफ ऑफ आर डी आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ डी एक्स प्लस फाई डी वाई प्लस साई डी जेड। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और जो अलग इंटीग्रल हमने बताया, ठीक है ना, एफ ऑफ आर डी आर तो आप लिखेंगे। इसके अलावा भी, ठीक है ना, एक एफ ऑफ आर डी आर को हमने यहाँ एक्सप्लेन किया। इसके अलावा भी जो है एक तो आपका एफ क्रॉस डी आर होता है, और एक स्केलर फंक्शन कोई आ गया तो एफ डी आर। दीज आर आल्सो लाइन इंटीग्रल। ठीक है ना, लाइन इंटीग्रल कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पर एक कर्व का सिंबल रहेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, आपका लाइन इंटीग्रल का। कॉन्सेप्ट किसका था, ये सब कॉन्सेप्ट किसका चल रहा है, लाइन इंटीग्रल का। ठीक है ना, अब एक छोटा सा इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन करें उसके पहले इसमें एक सर्कुलेशन वाला कॉन्सेप्ट आता है निकल करके, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलेशन। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो आपका एफ है वह रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल। ठीक है ना, इफ यहाँ लिख देते हैं, इफ एफ इज फ्लूइड वेलोसिटी, यदि फ्लूइड की कोई वेलोसिटी है, देन एफ डॉट डी आर इज कॉल्ड द सर्कुलेशन ऑफ एफ, इज called the circulation of f around the curve, circulation of f around the curve. When the circulation of f around every closed curve in a region E, यहाँ लिख भी देते हैं, स्टार मार्क करके लिख देते हैं, if when f d r suppose कीजिए becomes 0, it becomes 0, then f will vanish, f will be you can say it will be tracked out, it will go out. That means the fluid will be irrotational, then fluid is irrotational, फ्लूइड में कोई रोटेशन नहीं होगा, फ्लूइड में कोई रोटेशन, फ्लूइड इज इरोटेशनल। ठीक है, उसके बाद वर्क की बात करते हैं हम। ठीक है, वर्क आप बचपन से पढ़ते आए हैं, क्या होता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना, दैट मीन्स देयर इज एन ऑब्जेक्ट, यू अप्लाई ए फोर्स एंड इट मूव्स अप टू ए डिस्टेंस सपोज डी आर, देन वर्क विल बी एफ डॉट डेल्टा आर, एफ डॉट डेल्टा आर, then total work done by F during the displacement from A to B, A से B तक टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल लिखेंगे, टोटल वर्क डन, ठीक है ना, फ्रॉम A to B क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी आर, और कहाँ से, A से B तक, ए से बी तक। सही है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे देखेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पर इफ f इक्वल टू 3xy i है,
माइनस वाई स्क्वायर जे है, ठीक है। देन इवेलुएट, ये आपका कोई फंक्शन है, बोल रहा है इवेलुएट, यू हैव टू इवेलुएट, क्या इवेलुएट करना है, एफ डॉट डी आर along a curve in xy plane, and curve is being represented by y equal to 2x square. Basically it is parabolic equation, okay ना, it is parabolic equation from xy का वैल्यू दिया है 0 0 से चल करके और ये पहुंच जाता है 1 से 2 तक, ठीक है ना, फ्रॉम 0 0 टू 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पार्टिकल कहाँ से मूव करके जा रहा है, 0 0 से 1 2, ठीक है। अब पार्टिकल में जेड तो क्या है आपका 0 है, सॉल्यूशन देखें इसका, थोड़ा सा सॉल्यूशन देखें तो जेड तो क्या है आपका 0 है, और पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 1 से 2 तक। दैट मीन्स यहाँ पर r यदि आप लेते हैं तो क्या हो गया एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है। अब यहाँ पर एफ डी आर की यदि हम बात करते हैं, एफ डी आर क्या बात करते हैं, एफ डॉट डी आर, वेयर सी इज दी पैराबोलिक इक्वेशन, सी इज दी पैराबोलिक इक्वेशन, वह हम रखेंगे। यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा, एफ का वैल्यू कितना है 3xy माइनस वाई स्क्वायर जे, और डी आर की बात करें तो डी आर मतलब क्या, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, सही है। इसको आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा 3, और जब डी एक्स के साथ जाएगा तो 3xy dx, सही है, 3xy dx, और इधर माइनस एक और इंटीग्रेशन ले लें वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब आपके पास दिया है y इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो y इक्वल टू यहाँ पर नाउ यहाँ लिख देते हैं पुट y इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो जब y इक्वल टू 2x स्क्वायर होगा दोस्त, तो यहाँ पर dy कितना होगा, देखिए तो 4x होगा कि नहीं, dy कितना हो जाएगा 4x, और x का कहाँ जा रहा है, x जो है 0 to 1, तो पहले x के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे 0 to 1, अरे बात समझ में, ध्यान दीजिएगा। और ये 3x वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी y है तो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और dx माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 4x टू द पावर 4, 4x टू द पावर 4, और dy का क्या हो जाएगा 4x dx, ये भी 0 टू, अब देखिए पूरा x में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। जब 0 to 1 के लिमिट में आप निकालेंगे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर -7/6, आप निकाल करके देख लीजिए इसको, क्या निकलेगा -7/6। सिमिलरली ठीक ना, सिमिलरली इक्वेशन क्या है आपका y इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब एक बार x में निकालेंगे और y का लिमिट कितना दिया है, y इक्वल टू 0 to 2 दिया है, तो जब 0 to 2 दिया है और x इक्वल टू क्या निकलेगा आपका स्क्वायर रूट y बाई 2, ठीक है, स्क्वायर रूट y बाई 2। या एक काम और कर सकते हैं, चूंकि स्क्वायर रूट आ गया तो ये डिफिकल्टी क्रिएट करेगा, क्या करेगा, डिफिकल्टी क्रिएट करेगा, इसलिए आप क्या कीजिए इसको t मान लीजिए, ठीक ना, क्या लेट x इक्वल टू टी, ठीक ना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2t स्क्वायर। अब x इक्वल टू टी माने है ना, और x की वैल्यू क्या है, जब t 0 है टू t 0 और t कितना जा रहा है 1,
मतलब ये x इक्वल टू टी माने है ना, तो यहाँ भी ध्यान देंगे आप, तो 0 से कहाँ जा रहा है, 1 तक ही तो जा रहा है, ठीक है। और पैरामीट्रिक इक्वेशन 0 0 से और 1 2 तक जा रहा है, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पर 0 से जब x 0 तो y 0, और ये जब x 1 है, जब t 1 होगा तो y क्या हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं। ध्यान से समझिएगा, x जब 1 है तो y, सॉरी t जब 0 है तो y 0, और जब t 1 है तो y 2 जा रहा है कि नहीं। तो हमको सिर्फ t से जो है इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, 3x, इसी पेन से करते हैं ताकि आपको क्लियर रहे, 3x, सॉरी 3t, और y की जगह 2t स्क्वायर, और dx की जगह dt, और माइनस y स्क्वायर मतलब 4t टू द पावर 4, और dy क्या हो जाएगा, dy यहाँ पर 4t dt, 4t dt, और इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 to 1, 0 to 1, देख लीजिए दोनों 0 to 1 0 to 1 जा रहा है कि नहीं। और इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो आपका यही -7/6 आ रहा होगा, ठीक है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट हाउ वी कैन फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर। तो ये था दोस्तों हमारा क्या, लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है अपने को, जिसका नाम है सरफेस इंटीग्रल, जिसका नाम है क्या, सरफेस इंटीग्रल। इस सरफेस इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट पे ही आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्रीन्स थ्योरम। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है देखना और समझना, ठीक ना। अब जैसा कि हम लोग लाइन इंटीग्रल में देखें, ठीक ना, अब यहाँ पर लाइन इंटीग्रल में तो सिंपल लाइन है, ठीक ना, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो सिर्फ लाइन था, अब यहाँ पर क्या रहेगा, सरफेस रहेगा, क्या रहेगा, सरफेस रहेगा। और इसका जो इक्वेशन बनेगा सिंपल सा, क्या, एफ एक्स वाई जेड लेंगे, और एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब जो पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है ना, कोई रीजन एस है, कोई सरफेस है एस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर ऑफ यू भी क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ यू भी, ठीक है, यू भी आई प्लस वाई यू भी जे प्लस जेड यू भी ऑफ के, ये निकल गया। एंड इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर u इक्वल टू फाई ऑफ टी मान लीजिए, और v इक्वल टू साई ऑफ टी मान लीजिए। ये एक्चुअली हम किए क्या हैं, आप समझिएगा, सरफेस को ब्रेक आउट कर रहे हैं, ठीक है ना, सरफेस को क्या कर रहे हैं, ब्रेक आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन, जैसे कोई सर्कुलर सरफेस है, ठीक है ना, तो सर्किल का इक्वेशन क्या होता है आपको मालूम है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जेड है नहीं, जेड है नहीं, और यहाँ पर जेड का वैल्यू रखना है, तो क्या रखेंगे हम, जेड जो है लेस देन इक्वल टू -1 से 1 हम अपने मन से ले लेते हैं, कब, जब हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस आर यू भी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या, डिफ्रेंशिएटिंग, इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक ना, क्या आता है, डेल आर अपन क्या, dt इक्वल टू
डेल आर अपन डेल यू, फिर डेल यू अपन डेल टी, प्लस डेल आर अपन डेल भी और डी बी अपन डी टी। सही है। अब यहां पर वेक्टर जो है आपका डेल आर अपन डेल यू और डेल आर बाई डेल भी आर टेंजेंशियल टू दिस सरफेस, ठीक है ना। ये और ये बोथ आर टेंजेंशियल टू दिस सरफेस। टेंजेंशियल टू सरफेस, ठीक है ना। अब सरफेस हम क्या माने थे, एस, ठीक है ना। और ये टेंजेंशियल मान लीजिए कि कहां पर है, किसी पॉइंट पी पर है। एंड डिटरमाइन द टेंजेंट प्लेन ऑफ एस एट पी। तो टेंजेंट प्लेन ऑन एस क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल आर अपन डेल यू इंटू डेल आर अपन डेल भी। एंड दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, ध्यान रखिएगा। यदि ये जीरो नहीं होगा देन ओनली इट गिव्स नॉर्मल n, नॉर्मल वेक्टर n ऑफ सरफेस s एट एनी पॉइंट p। आ रही बात समझ में। तो ये जो है आपका क्या हो गया, नॉर्मल। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, इस तरह से पूरा खड़ा है, ठीक है। पूरा क्या है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इसका समझ लीजिए, फिर हम लोग सरफेस इंटीग्रल करके और आगे बढ़ेंगे। देखिए, यदि आपका ये सरफेस एस एक क्या है, यूनिक नॉर्मल रखता है हर पॉइंट पे, ठीक है ना। दैट मीन्स हुज डायरेक्शन डिपेंड्स कंटिन्यूअसली ऑन द पॉइंट्स ऑफ एस, की सरफेस पे हम कहाँ लेते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स कि इफ एस हैज ए यूनिक नॉर्मल एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट which direction depends continuously on the point of S, then the surface S is called a smooth surface। बिल्कुल स्मूथ, ठीक है ना। तो अब आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज स्मूथ सरफेस, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बट याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। कि इफ S has a unique normal at each of its point, at each of its point which direction depends continuously which direction depends continuously on the point of surface S, ठीक है ना, then it is called a smooth surface। if S is not a smooth but can be divided into finite number of a smooth portion, then it is called piecewise smooth surface। that means कि whole is not a smooth, whole surface कर देते हैं, whole surface is not smooth, but when it is cut into number of pieces, then it is called piecewise smooth surface। piecewise
स्मूथ सरफेस, पीस वाइज स्मूथ सरफेस। ठीक है। उसके बाद यदि टू साइडेड सरफेस की बात करते हैं कि सरफेस एस इज सेड टू बी ओरिएंटेबल और टू साइडेड इफ द पॉजिटिव नॉर्मल डायरेक्शन at any point on the surface which is continued in a unique and continuous way to the entire surface. If the positive direction of the normal is reversed as we move around a curve passing through any point P, then the surface is non-orientable. इसको आप हिंदी में समझ जाइए, ओरिएंटेबल और नॉन ओरिएंटेबल। ओरिएंटेबल और नॉन ओरिएंटेबल क्या है? ओरिएंटेबल मतलब ये कोई सरफेस है, ठीक है ना, ये सरफेस है, इसको ऐसे लुढ़का दिए तो एज इट इज इधर भी आ गया तो ये सरफेस है। अदरवाइज वन साइडेड है, टू साइडेड एंड वन साइडेड, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, दीज आर ऑल टू साइडेड सरफेस, सो इट इज कॉल्ड ओरिएंटेबल सरफेस। ठीक है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट, ये तो सरफेस के बारे में था, अब बेसिक कॉन्सेप्ट जो सरफेस इंटीग्रल का हमारा है उसको समझिए। अब ये लास्ट ही है, इसको समझिएगा। अब जो सरफेस इंटीग्रल है, अब आप क्या कीजिए कि कोई आपके पास सरफेस है एस, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, कोई भी सरफेस है। अब कंसीडर ए कंटिन्यूअस फंक्शन f of r, just consider a continuous function and take a surface s, divide s into a finite numbers, ठीक ना, इसको finite numbers में डिवाइड कर देते हैं, divide it into finite number of सब surface, these are called ये क्या हो गया आपका सरफेस और ये क्या हो गया सब सरफेस। क्या हो गया दोस्त? सब सरफेस, ध्यान रखिएगा। तो सरफेस एंड सब सरफेस, एंड लेट द सरफेस एलिमेंट सराउंडिंग एनी पॉइंट P of R, ठीक ना, बी डेल्टा एस, कोई भी पॉइंट है उसके सराउंडिंग में क्या है, P of R है। एंड इफ P of R is regarded as vector function, then its magnitude being the area and its direction that of the outward normal to the element is again gives the direction. That means यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं लिख देता हूँ। suppose sum of f of r dot delta s, where the sum extends over all the subsurface, include all subsurface, the limit of this sum as the number of subsurface tends to infinity and the area of each subsurface, क्योंकि सब सरफेस का कोई साइज तो आपने निश्चित किया नहीं था, तो नंबर ऑफ सब सरफेस में बी इन्फिनाइट, ठीक है। अब जब ये इन्फिनाइट होगा तब उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ f ऑफ r, ठीक है, नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ f ऑफ r, ठीक है। और इसको निकालते कैसे हैं? सिंपल f डॉट ds, ये ds क्या है? आपका सरफेस है, दैट मीन्स कि, या इसी को आप लिख सकते हैं सरफेस s और f डॉट एन ds, ठीक है ना, एंड s f
ds विच आर, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, और बोथ आर बाय द वे बोथ आर वेक्टर, बोथ आर वेक्टर्स। ठीक है। अदर टाइप ऑफ दिस सरफेस इंटीग्रल मे बी रिटेन एज एफ एन डी एस, आपने देखा एफ डी एस भी देखे, और ये एफ डी एस, हाँ लिखी तो दिए, ठीक है ना। दैट मीन्स कि ओनली वन इंटीग्रल साइन इज यूज्ड व्हेन देयर इज वन डिफरेंशियल, या तो हम डी आर लिखेंगे या डी एस, डी आर से और डी एस से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है कि फ्लक्स अक्रॉस ए सरफेस, फ्लक्स, ये फ्लक्स कौन सा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है अक्रॉस ए, फ्लक्स अक्रॉस ए सरफेस, ठीक ना। if f represents the, if f represents the velocity of if f represents the velocity of a fluid particle, then the total outward flux of f across a closed surface integral, across a closed surface integral, क्या हो जाएगा, एस एफ डॉट डी एस, ठीक ना। when the flux f across every closed surface s in a region, यदि सभी जगह इसकी वैल्यू सेम हो जाए, फिर f का मतलब क्या है, तो f का मतलब होता है सोलेनोइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, देन इट इज कॉल्ड सोलेनोइडल वेक्टर फंक्शन। हम लोगों ने वेलोसिटी वाले में भी पढ़ा था, जहां पर कि लॉस ऑफ मास क्या था, जीरो था, वेलोसिटी लॉस जीरो था, एनर्जी लॉस जीरो था। उस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने वहां भी सोलेनोइडल बोला था। यहाँ भी जहाँ फ्लक्स जो है का लॉस जीरो हो, ठीक ना, उसको हम लोग बोलते हैं सोलेनोइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक ना। तो ये जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एफ could equally well be taken as any other physical quantity. F is not only a function, it may be anything else. F may be, ठीक है, क्या हो सकता है, F हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स ले सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ले सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स ले सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ले सकते हैं, और इसी से तो फ्लक्स निकल करके आया था, इसी से हमारा फ्लक्स निकल करके आता है, जिसको हिंदी में ऑरा बोलते हैं, वही ये जो है फ्लक्स है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा, काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर के हमने चला था कि वेक्टर का किस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर हम बताए थे। उसके बाद सिंपल हमने लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, किस तरह से लाइन को
किसी ए टू बी तक को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझाए। टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल क्या होता है ये हम बताए। फिर सर्कुलेशन के कॉन्सेप्ट में लाइन इंटीग्रल का यूज होता है, सर्कुलेटरी मोशन में, वर्क डन में यूज होता है, और फिर एक न्यूमेरिकल करके भी हमने आपको समझाया। साथ में सरफेस इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया, ठीक है ना, कि सरफेस इंटीग्रल क्या होता है लाइन इंटीग्रल के बाद, क्योंकि लाइन से ही क्या एक्सटेंड होता है, सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है ना। अब सरफेस में भी स्मूथ सरफेस क्या होता है ये हमने बताया था, ठीक है ना। और उसके बाद हमने सरफेस इंटीग्रल में किसी सरफेस को डिफरेंट सब सरफेस में कैसे हम चेंज करते हैं, ठीक है ना। इनफिनाइट नंबर ऑफ सब सरफेस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और वही चीज़ हमने यहाँ दिखाया कि सिंपली उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। और जाते जाते हमने एक सोलेनोइडल का कॉन्सेप्ट बताया। ये फ्लक्स तो हमने जस्ट एक एग्जांपल लिया है कि किसी भी कोई भी फंक्शन है, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, मैकेनिकल फोर्स हो, या आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल हो, बेसिकली ये एक फंक्शन है, जेनरिक दवा जिसको बोलते हैं ना, जो बहुत उसमें काम आ जाता है। सेम वही चीज़ है। ये F यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल, देन द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ F अक्रॉस ए क्लोज्ड सरफेस, ठीक है ना। क्लोज सरफेस क्या है कि कोई पाइप है आपका, ठीक है ना। अब जैसे फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो ये पाइप है आपका। अब पाइप में जितना इधर से वेलोसिटी जा रहा है, एज इट इज वेलोसिटी यहाँ पर भी आ जाए v1 और v2, यदि दोनों सेम हो जाए आफ्टर ए डिस्टेंस x, ठीक है ना, आफ्टर ए डिस्टेंस x पर ये मूव कर जाए, तब उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं, सोलेनोइडल पाइप या सोलेनोइडल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो दीज आर दी बेसिक कॉन्सेप्ट, जहाँ फ्लक्स भी जैसे कोई यहाँ पर इलेक्ट्रिक है, यहाँ फ्लक्स, ठीक है ना। अब यहाँ एक स्पेस में यदि सभी जगह इक्वी पोटेंशियल हो, सभी जगह इक्वल फ्लक्स हो, उसी को सोलेनोइडल का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सरफेस इंटीग्रल को ही लेकर के आगे बढ़ेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट में किसी एक्स वाई प्लेन में ग्रीन थ्योरम पढ़ेंगे और स्टोक्स थ्योरम पढ़ेंगे। ये दो थ्योरम पढ़ने के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल, बिकॉज वॉल्यूम इंटीग्रल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम इंटीग्रल में भी सरफेस इंटीग्रल में जिस तरह से ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें आपका सरफेस इंटीग्रल में दो थ्योरम काम आता है, एक ग्रीन थ्योरम और दूसरा आता है स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। और जब वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करेंगे तो वहां पर आएगा हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, keep smiling, and also do as much as you can do the practice, ठीक है ना, because mathematics is the subject of practice, ठीक है ना। और it is also supposed to share this video with your classmate. So once again, thank you very much.